ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल 3 मार्च को द बैटमैन के रिलीज से एक दिन पहले ही कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में आईमैक्स स्क्रीन पर द बैटमैन को रिलीज किया गया था। तो रिलीज से एक दिन पहले ही फिल्म को देखने के लिए मैं कल सुबह 4:30 बजे उठकर करीब 250 किलोमीटर दूर गया था। और फिल्म देखने के बाद में वहीं से थिएटर से ही मैंने कल ही उसका रिव्यू भी अपलोड कर दिया था। और रिव्यू में मैंने आप सबसे कहा था कि इसकी हिंदी डबिंग कैसे होने वाली है वो देखने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। तो आज 4 तारीख को मैंने दोबारा से द बैटमैन देखी हिंदी में। तो अभी हम इस वीडियो में फिल्म की हिंदी डबिंग कैसी थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप ये तय कर सके कि आप फिल्म हिंदी में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। और उसके साथ में ही हम चर्चा करने वाले हैं कि दूसरी बार इस फिल्म को देखने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले दूसरी बार देखने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था उस पर ही हम चर्चा करते हैं। देखिए, द बैटमैन का जब मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था अभी करीब शायद 1.5-2 महीने पहले, उस समय मैंने कहा था कि द डार्क नाइट ट्रायलॉजी की जगह कोई नहीं ले सकता, वो एक अलग ही लेवल की फिल्म है। और आज अभी इस द बैटमैन को दोबारा देखने के बाद में वही बात मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि द डार्क नाइट ट्रायलॉजी की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने देखिए द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में से कोई भी फिल्म थिएटर में नहीं देखी है। वो तीनों की तीनों ही फिल्में मैंने छोटी स्क्रीन पर घर पर ही देखी हुई है। शायद मोबाइल पर ही ज़्यादातर देखी, और एक बार शायद मैंने टीवी पर देखी थी, एलईडी पर। 3-4 बार मैंने उसे देखा है। और जितनी भी बार मैंने द डार्क नाइट ट्रायलॉजी को देखा है, हर बार मुझे उसमें से उस फिल्म के जो अलग अलग डायलॉग्स हैं कई सारे, उनके पीछे के अलग अलग मीनिंग मुझे समझ में आए हैं, अलग अलग पहलू मुझे समझ में आए हैं। और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं उन तीनों फिल्मों को समझ पाया हूँ। इतने ज़्यादा मीनिंगफुल फिलॉसफी से भरे हुए ऐसे डायलॉग्स द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में हैं। और अभी भी मैं अगर उसे एक बार और देखूंगा तो भी वो तीनों ही फिल्में, कोई भी फिल्म मुझे बोर नहीं करेगी। पर द बैटमैन की अगर मैं इस द बैटमैन की बात करूँ तो कल जब मैंने इसे आईमैक्स में देखा था तो भाई वो तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आईमैक्स स्क्रीन बिल्कुल इतनी बड़ी स्क्रीन, और वहाँ का जो कुछ साउंड क्वालिटी होती है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प होती है। तो उस कारण से वो एक अलग ही विजुअल एक्सपीरियंस हमें आईमैक्स स्क्रीन पर मिलता है। तो कल तो मतलब पूरा फिल्म का मैं एक प्रकार से हिस्सा हो गया था। और पहली बार मैं फिल्म को देख रहा था तो वो एक्साइटमेंट, वो एक्सपीरियंस, अनुभव कुछ अलग ही था। पर आज जब मैं दोबारा से द बैटमैन देखने के लिए गया, मैंने अभी हमारे यहीं पर देखी, और आईमैक्स की उतनी तो बड़ी स्क्रीन नहीं थी, तो विजुअल एक्सपीरियंस तो कल के जैसा नहीं था ऑब्वियसली। पर अगर कंटेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, शुरुआत के जो 10-15 मिनट है ना द बैटमैन के, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस है। वो मेट्रो के बाहर की जो फाइट है वहाँ तक का वो पार्ट, तो उसने आज भी मुझे उतना ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस दिया शुरुआत के 10-15 मिनट में। पर उसके बाद में रिडलर के जो पजल्स पर पजल्स आने लग जाते हैं और बैटमैन जो उन्हें सॉल्व करता है, वो वाला जो पार्ट था, उसमें उतना इंटरेस्ट मेरा कल के जैसा नहीं बन पाया। क्योंकि देखिए, द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में जो डायलॉग्स है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। उन्हें समझने के लिए हमें बहुत ध्यान से बार बार उन्हें सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वैसे कुछ ज़्यादा डीप मीनिंगफुल ऐसे डायलॉग्स इस द बैटमैन में नहीं है। ज़्यादातर पजल्स को सॉल्व करने पर ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस था। तो आज जब मैंने दोबारा द बैटमैन को देखा तो ये जो पजल सॉल्व करने वाला पार्ट था वो उतना ज़्यादा मुझे कल के जैसा उतना कनेक्ट शायद मैं नहीं हो पाया, ऐसा मैं कहूँगा। पर एंडिंग में जाने के बाद में ये जो कुछ भी अनार्की, केओस, अराजकता, जैसा कि द बैटमैन का ये कैरेक्टर ही ऐसा है कि हमेशा से द बैटमैन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के विरुद्ध ही लड़ता है। ये जो भी सिस्टम के विरुद्ध छाती कूटने वाली जो मानसिकता है, केओस, अनार्की, अराजकता क्रिएट करने वाली ये जो मानसिकता है, उसके विरुद्ध ही बैटमैन लड़ते आया है। तो यहाँ पर भी फिल्म के एंडिंग में जो ये पार्ट है द बैटमैन का, इस विचारधारा, इस मानसिकता के विरुद्ध लड़ने का, कम्युनिस्ट मानसिकता के विरुद्ध लड़ने की उसकी वो जो पार्ट था एंडिंग का, वो मुझे आज भी उतना ही पसंद आया। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मुझे फिल्म ने दूसरी बार देखने पर भी डिसअपॉइंट तो नहीं किया, पर पहली बार जैसा एक्सपीरियंस आज मुझे नहीं मिला, इतना मैं अवश्य कहूँगा। और ऑब्वियसली द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को मैं इसके बाद भी कई बार देख पाऊँगा। पर द बैटमैन एक ऐसी फिल्म है जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार हम देख पाएंगे। बार बार देख कर हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस दे या कुछ ज़्यादा डीप मीनिंग हमें इसमें समझ में आए, वैसी ये फिल्म नहीं है।
पर फिल्म कहीं से भी हमें निराश नहीं करती, डिसअपॉइंट नहीं करती, और बिल्कुल ये एक बड़े स्क्रीन पर एक्सपीरियंस लेने जैसी ही फिल्म है, क्योंकि यहाँ पर विजुअल्स पर ज़्यादा फोकस था। कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिनके पीछे कुछ ज़्यादा डीप ऐसा मीनिंग नहीं था, पर फिर भी उनको विजुअली इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से शूट किया गया है। बैकग्राउंड में जो बीजीएम था वो एक अलग ही लेवल पर हमारी एक्साइटमेंट को, उत्सुकता को लेकर के जाता है। तो वो जो एक विजुअल एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बढ़िया था द बैटमैन में, अभी की बैटमैन में। जैसे कि इंटरवल से पहले पेंगुइन के पीछे जो कार चेसिंग सीक्वेंस है, वो आपने ट्रेलर में भी देखा ही होगा, तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है। तो वो जो कार चेसिंग सीक्वेंस है उसके पीछे कोई ज़्यादा ऐसा कुछ रिवील वगैरह नहीं होता, या कुछ बहुत ज़्यादा उसके पीछे मीनिंग नहीं था, पर फिर भी उसको बहुत सुंदरता से, बहुत बढ़िया, एक मैंने अभी तक देखा हुआ सबसे बढ़िया कार चेसिंग सीक्वेंस में उसे कहूँगा। तो वो एक विजुअल एक्सपीरियंस ये फिल्म बहुत बढ़िया देती है। तो उसके लिए बिल्कुल एक बार तो इसे बड़ी स्क्रीन पर देखना बनता है। पर ज़्यादा कुछ द डार्क नाइट ट्रायलॉजी जैसा कुछ बहुत फिलोसॉफिकल मीनिंग आपको इसमें दिखेगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। पर हाँ, जो बेसिक फिलोसॉफी है द बैटमैन की, इस पात्र की, कम्युनिज्म के विरुद्ध लड़ने की, अनार्की, अराजकता की मानसिकता के विरुद्ध लड़ने की, वो यहाँ पर भी मैट रिव्स ने बिल्कुल उसे कंटिन्यू रखा है, उसके साथ कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की है। बाकी अल्फ्रेड और कैटवुमन का जो कैरेक्टर है, वो पहली बार देखने पर भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, वो कास्टिंग भी पसंद नहीं आई और वो कैरेक्टर्स भी मुझे पसंद नहीं आए थे, और दूसरी बार देखने पर भी बिल्कुल मैं वही कहूँगा। कैटवुमन को तो पहली बार किसी फिल्म में कैटवुमन को बाइसेक्सुअल दिखाया है, हालांकि मैंने सुना कि कॉमिक बुक्स में शायद वो पहले से बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है कैटवुमन का, पर किसी फिल्म में ये पहली बार दिखाने की हिम्मत की है, पर खुलकर वो नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि डीसी भी जानता है कि इटर्नल्स में ये सब बिना मतलब का जो सेक्सुअल लिबरेशन है और इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल है वो दिखाकर कितना विरोध उन्हें झेलना पड़ा था, कितना ज़्यादा अमेरिकन ऑडियंस ने ही उसका विरोध किया था कि भाई बस हो गया, ये सब बस करो। तो वो इस कारण से शायद डीसी हिम्मत नहीं कर पाया खुलकर उस कैरेक्टर को बाइसेक्सुअल दिखाने की। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने कहा हुआ है कि हाँ, कैटवुमन को पहली बार द बैटमैन में हम बाइसेक्सुअल दिखा रहे हैं, पर खुलकर दिखाने की हिम्मत डीसी ने नहीं की, क्योंकि कमर्शियल फिल्म है, अगर वैसा कुछ दिखाते तो शायद अभी जितना कलेक्शन होगा उससे आधे से आधा भी कलेक्शन नहीं होता। ऑब्वियसली कोई भी ये सब देखना नहीं चाहेगा स्क्रीन पर जाकर, थिएटर में जाकर। ये हो गया ओवरऑल मेरा दूसरी बार देखने का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं हिंदी डबिंग की। तो देखिए, पर्सनली अगर मैंने इंग्लिश में इसे नहीं देखा होता ना कल, तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कोई हिंदी डब वर्जन देख रहा हूँ, इतनी बढ़िया हिंदी डबिंग थी। पर कल मैंने इसे इंग्लिश में देखा हुआ था, तो कुछ कुछ जगहों पर जो थोड़ा सा ट्रांसलेशन बेटर हो सकता था, ऐसा मुझे लगा। जैसे कि देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। विजिलेंटे इस शब्द के लिए हिंदी डबिंग में उन्होंने बेझिझक कानून तोड़ता है ये शब्द उपयोग किया है। विजिलेंटे वर्ड की जगह उन्होंने बेझिझक कानून तोड़ता है ये वाक्य रचना उपयोग की है। इसके बाद में वेंजेंस, आई एम द वेंजेंस जो बैटमैन कहता है फिल्म में, उसकी जगह पर उन्होंने इंतकाम इस शब्द का उपयोग किया है। इंतकाम की जगह अगर प्रतिशोध कहते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आप हिंदी डबिंग कर रहे हैं तो हिंदी शब्दों का ही उपयोग उन्हें करना चाहिए था। मैं प्रतिशोध हूँ, मैं हूँ प्रतिशोध, तो वो ज़्यादा बेटर लगता। इसके बाद में हिपोक्रेटिक ओथ जो है, उसके लिए शब्द उपयोग किया है डॉक्टर होने का फ़र्ज निभाया। ये पूरी वाक्य रचना उन्होंने उपयोग की है, हिपोक्रेटिक ओथ इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे जो ट्रांसलेशन में जो बदलाव थे, या बदलाव तो नहीं कहूँगा, सही ही था ट्रांसलेशन, पर हाँ, ये चेंजेस मुझे थोड़े से ध्यान में आए फिल्म देखते समय। बाकी अगर मैंने इंग्लिश में नहीं देखा हुआ होता तो शायद ये बातें मुझे पता भी नहीं चलती। और जहाँ जहाँ पर स्क्रीन पर कुछ ऐसे इंग्लिश में कुछ वाक्य लिखे हुए थे, जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है या कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, उस पर कोई वाक्य लिखा हुआ है, तो उसे भी उन्होंने नीचे हिंदी में सबटाइटल्स दिए हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रॉपर उन्होंने हिंदी डबिंग की है, ऐसा मैं कहूँगा। और जो वॉइस थी वो भी सब पर मैच हो रही थी, कहीं पर भी कोई बॉलीवुड के गंदे से रेफरेंसेस नहीं थे। वो एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो ओवरऑल अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। कहीं पर कोई ऐसी गलत ट्रांसलेशन या बिल्कुल हमें पता चल जाए कि हिंदी डबिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे इसकी हिंदी डबिंग पसंद आई। बाकी दोस्तों, द बैटमैन का फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। इसके एंडिंग में एक बहुत सुंदर मैसेज उन्होंने दिया है, जिसके बारे में आप सबके साथ में मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है। तो कल देखूंगा दोपहर तक या शाम तक मैं इसका फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। बाकी अभी मुझे अजय देवगन की रुद्रा वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, उसे भी अभी कंटिन्यू करना है। दोपहर को मैंने एक एपिसोड देखा था, तो एक एपिसोड भी शायद पूरा नहीं किया मैंने।
अभी ये वीडियो अपलोड करने के बाद में उसे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, और कल फिर द बैटमैन की फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।